अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जिसमें दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक निज़ाम मौजूद है, जहां एक बेहतरीन आइन और कानून मौजूद है, जहां दुनिया के बेहतरीन असूल ज़ाब्ता अखलाक में लिखे गए हैं। मगर ये तमाम चीजें सिर्फ कागजात पर लिखी हुई तहरीरों की हद तक मौजूद है। ये बातें सिर्फ तज्जियाती नहीं है, बल्कि आलमी जारी करदा रेटिंग की बुनियाद पर कही जा सकती हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट सामने आई है, जहां डेनमार्क दुनिया में कानून की हुक्मरानी वाला पहला मुल्क, जबकि हमारा प्यारा पाकिस्तान 130वें नंबर पर मौजूद है। टोटल 143 नंबर्स हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की दर्जाबंदी जो है वो 27वें नंबर पर आ गई है, जबकि चीन 92 नंबर पर मौजूद है। वो कदरे बेहतर हुआ है। पाकिस्तान बदस्तूर 130वें नंबर पर मौजूद है, जबकि भारत 79th पोजीशन पर रहा है। फहरिस्त के आखिर में वेनेजुएला 143वें, जबकि अफगानिस्तान 142वें नंबर पर शामिल है। इस रिपोर्ट को आपके साथ शेयर करना पाकिस्तान में नई 27वीं आईनी तरमीम और उसके जारी करदा नुकात के पेश नज़र है। बिलावल भुट्टो समेत हुकूमती अरकान ने अब तक जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें सबसे अहम आईनी अदालत का क़याम है, जिसके बारे में ये क्या सराहियां की जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मुद्दत मुलाजमत की जो उम्र मुकर्रर की गई है उससे ज्यादा आईनी अदालत की रखी जाएगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज को आईनी अदालत में ट्रांसफर किया जा सके और ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा। दूसरी जानिब इस तरमीम में जो सबसे दिलचस्प नुक्ता है वो आर्टिकल 243 में तरमीम है, जिससे मुतालिक किसी भी राय को देना कबल वक्त है। अलबत्ता इस पर बहुत से अफराद की मुख्तलिफ आरा इंतहाई गौर तलब है। हुकूमती इत्तेहाद के पास पार्लियामान में तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 से ज्यादा अक्सरियत मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई की तमाम मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद में बांटी जा चुकी हैं। लिहाजा हुकूमती इत्तेहाद की अपनी रजामंदी काफ़ी है। इसमें किसी भी अपोजिशन की मशावरत या हमायत की हुकूमत को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सवाल ये ज़रूरी है कि क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत के किसी भी फैसले को किसी भी तौर पर टफ टाइम दे सकती है। तहरीक इंसाफ का वो ग्रुप जो उनके साबिक रहनुमाओं पर मुश्तमिल है, उसके एक्टिव होने के बाद तहरीक इंसाफ में एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, जहां फवाद चौधरी ग्रुप ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद अपने रोल को इमरान खान की रिहाई और मुज़ाकरात के लिए पेश किया। वहीं सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद अलग ही तस्वीर पेश की और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बताया कि वो उनकी आमद से खुश नहीं थे, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि उन पर उनको मुसल्लत किया गया है। शाह महमूद साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि वो इमरान खान के वफादार हैं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। ये मुलाकात उनकी ईमा से नहीं हुई। इन लोगों को एक तरह से उन पर मुसल्लत किया गया। वो अचानक उनके अस्पताल के कमरे में आ गए, उनको भेजने वालों ने उनको भेजा। क्या तहरीक इंसाफ में -1 फॉर्मूला दोबारा एक्टिव हो चुका है? तहरीक इंसाफ के पास पार्लिमानी अक्सरियत नहीं मगर अवामी अक्सरियत से सड़कों पर कोई फैसला हो सकता है। क्या 27वीं आईनी तरमीम मौजूदा निज़ाम, जिसको ख्वाजा आसिफ हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, उसकी मजीद मजबूती की जमानत होगा? इन मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक। मुनीब, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। थैंक यू फॉर योर टाइम। मुनीब, सबसे पहले तो 27वीं आईनी तरमीम पर आ जाते हैं। आप बहुत अरसा पहले से ये बात कर रहे थे कि इस निज़ाम की मजबूती के लिए जो जो ज़रूरी होगा वो किया जाएगा, वो 27वीं तरमीम हो या इससे आगे भी कोई तरमीम करनी पड़े। अभी जो नुकात हमारे सामने आए हैं तरमीम के हवाले से, आपकी क्या खबर है? क्या क्या उसमें किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अभी तक तो जो हमारे सामने कुछ चीजें आई हैं वो तो वही हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनका जिक्र किया है, बट यहाँ मैटर ये करता है कि असल चीज क्या है। अगर तो वाकई सूबों का जो इख्तियार है या एनएफसी के अंदर जो मामलात हैं, महसूलात का मामला है, अगर उसके अंदर थोड़ी तरमीम करनी है तो वो जिक्र तो आ गया है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी उसके अंदर साथ देगी? दूसरी बात ये कि जजेस की ट्रांसफर के हवाले से नेचुरली हाई कोर्ट के जजेस की बात है, आर्टिकल 200 की अमेंडमेंट है, वो भी अगर है तो उसमें इसलिए वो सब किया जा रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान की अदलिया को अब ऐसे ही बना दिया जाएगा कि सरकारी नौकरी जैसे की जा रही होती है कि आप को जहां ट्रांसफर किया जाएगा और उसमें आपकी मर्जी मंशा नहीं पूछी जाएगी। उसमें दोनों साइड के आर्गुमेंट्स हैं। हुकूमत का आर्गुमेंट की जज साहिबान एक जगह एलिवेट होते हैं और फिर वो एंड तक उसी
अदालत के अंदर, उसी हाई कोर्ट के अंदर रहते हैं और कोई रोटेशन नहीं है, और वो अपना एक एट टाइम्स को जज साहबान अपना क्लाउड क्रिएट कर लेते हैं और फिर जो उनका दिल चाहता है वो उस तरीके से ऑपरेट करते हैं। जबकि हुकूमत का ये ख्याल है कि जब रोटेशन होगी और वो जज साहबान दूसरी हाई कोर्ट्स में भी जाके सर्व करेंगे तो उसमें शफाफियत का अमल, ट्रांसपेरेंसी का अमल ठीक रहेगा। खैर, ये दोनों साइड के आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन एसेंशियली जो पाकिस्तान की अदलिया है उसको भी अब ऐसे ही सरमा जाएगा कि जैसे सर्विस ऑफ पाकिस्तान होती है, मुलाजमत है। और जितनी एग्जीक्यूटिव की इनग्रेस फिर उसके अंदर आ चुकी है। इसी तरह ईसीपी के मामलात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, आई थिंक जो डेडलॉक बन जाता है मुशावरती अमल के ऊपर, या तो उसे ऑल्टर किया जाएगा या सिरे से ओमिट कर दिया जाएगा। मुनीब, ऐसी क्या जल्दी होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक ये सारे जितने भी वफाकी वुज़रा थे वो सारे इसको डिनाई कर रहे थे। उनसे जब भी पूछा जा रहा था तो इवन इसाक डार साहब खुद कह रहे थे कि पहली 26वीं आईनी तरमीम तो हम हजम कर लें, उसके बाद हम दूसरी किसी आईनी तरमीम की तरफ जाएं। तो फिर व्हाट रियली हैपेंड इतनी अचानक से, मतलब इसी साल में दूसरी 27वीं तरमीम भी, और फिर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जल्दी जल्दी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द और बड़ा स्मूथली ये पास हो जाएगी। क्या जरूरत पेश आई है? देखिए, मेरे ख्याल में जो बातें की गई थी वो फिलहाल जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, मेरे ख्याल में हुकूमती वुज़रा या तो पूरा सच नहीं बता रहे थे, या मैं यही कहूंगा कि बहुत से वुज़रा ऐसे थे जिनके इल्म में ये बात थी ही नहीं सिरे से, और उनको जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह से डेवलप हुई कि उनको एक सेटबैक हुआ कि ये भी हो गया है और ये भी सब कुछ हो गया है। उनके नॉलेज में ये सब कुछ बात नहीं थी, लेकिन कुछ वुज़रा को ये पता जरूर था कि ये हो रहा है। नेचुरली बैसियत साफी, अगर मुझे ये बात 1 साल पहले पता थी तो हम ये तो नहीं तस्लीम कर सकते कि हुकूमत को इसके हवाले से बिल्कुल इल्म नहीं था। हुकूमत को इल्म था, जो सूरत हाल थी वो सब हमारे सामने थी। मतलब बिलावल भुट्टो की पोस्ट वाज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर लॉट ऑफ हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं उनके लिए सरप्राइजिंग था हुकूमत के लिए, जिन्होंने एक पोस्ट की और बताया। जी, नेचुरली वो आपने दुरुस्त कहा, उनके लिए सरप्राइजिंग ही था। और यहाँ तक कि जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं टेक्सला से, जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून व इंसाफ, 1 नवंबर तक तो वो भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में उनको इजाजत नहीं थी कि वो इस हवाले से बात करें, लेकिन चंद वुज़रा नेचुरली उनकी शायद इल्म में ये नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ये बात भी हम मुकम्मल तौर पर मान नहीं सकते, क्योंकि जाहिर बात है बहुत कुछ हो रहा होता है जो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन लोगों को उसकी इत्तला नहीं होती। आईनी अदालत के क़याम की जरूरत आपके ख्याल में क्यों पेश आई है? जब आईनी बेंच मौजूद है तो मजीद क्या कंट्रोल चाहिए और किस लिए चाहिए जो बाकायदा पैरेलल एक अदालत बनाई जा रही है? देखिए, पैरेलल तो अदालत शुरू से ये आपको मैं बताऊं कि ये मिसाक जमहूरियत के अंदर भी आईनी अदालत की बात की गई थी, लेकिन बाद में फिर जब 26वीं आईनी तरमीम का बात शुरू हुई तो उसमें ले दे के फिर आईनी बेंच के ऊपर माना गया। लेकिन उस वक्त मजबूरियां और थी। जब आईनी अदालत बन जाएगी तो उसका मकसद ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई दफा कुछ जज साहिबान मैनिपुलेट कर लेते थे मामलात को, गो कि अब वो मुमकिन नहीं है। बड़ी मेजर तरामीम हो गई, चीफ जस्टिस के चुनाव का तरीका बदल गया, शायद अब वो नहीं मुमकिन। लेकिन जब ये आईनी अदालत अलहदा बन जाएगी तो फिर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है या उसके जो चीफ जस्टिस हैं, अगर तो वो उसी आईनी अदालत के सरबराह होंगे तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या इवन सुप्रीम कोर्ट एक हायर कोर्ट बन जाएगी, एक सुप्रीम कोर्ट होगी फॉर अदर मैटर्स लाइक टैक्स मैटर्स हो गए, चाहे वो सिविल नौयत के मामलात हो गए, फौजदारी नौयत के मामलात हो गए, जो अहम बनाम सरकार। डोंट यू थिंक कि जो काम आईनी अदालत ने करना है वो आईनी बेंच कर रहा है? तो क्या हुकूमत सेटिस्फाइड नहीं है उस परफॉर्मेंस से जो उनको आईनी अदालत की अब जरूरत पड़ रही है? अभी आईनी बेंच इसी पर्पस के लिए तो बनाया गया है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन शायद मेरे ख्याल में जो ओरिजिनल मकसद है वो यही कि अदालत ही अलहदा कर दी जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट के मिक्स से निकाल दिया जाए, और शायद यही शुरू से मंशा भी थी। और वो कोई अब की बात नहीं है,
आईनी अदालत के क़याम की बातें तो 2006 से हो रही हैं। मिसाक जमहूरियत के अंदर इसका जिक्र है बाकायदा तौर पर। जी, कुछ वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी इस बात की जानिब भी इशारा कर रहे हैं कि आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 70 साल रखी जाएगी, ताकि जब कोई सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो तो उसे आईनी अदालत में लगा दिया जाएगा, यानी कि हाजिर सर्विस जज भी हेड कर सकता है और रिटायर्ड भी। क्या हम आने वाले दिनों में आईनी अदालत में काजी फैज़ ईसा को भी देखेंगे? कोई खबर है आपकी इस हवाले से? देखिए, ये उम्मीद बहुत से लोगों की हो सकती है, लेकिन काजी फायज ईसा साहब के ऊपर तो कदगन तो कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोविजन रखी जाती है तो बड़ा ब्लेटेंट हो जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी ऑपोजिशन जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके ख्याल में तो जो काजी फायज ईसा साहब का जो तमाम तर सूरत हाल थी और जिस तरीके से उन्होंने अदालत चलाई, उनको बड़े ग्रीवेंसेस हैं उनसे। अगर बाकी निजाम को देखा जाए तो वो बंदयाल साहब से उनको ग्रीवेंसेस थे, दीगर जजेस से थे, मुनीब अख्तर साहब से थे, इसी तरह मंसूर अली शाह साहब से थे, तो वो तो डिवीजन मौजूद है। लेकिन ये जो रिटायर्ड जजेस को लगाने वाली बात और जजेस की रिटायरमेंट की एज को 70 तक ले जाना, ये बड़ी बोल्ड मूव है। अगर जिस तरह हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है कि ये तरमीम हो जाएगी, तो फिर तो आप देखिएगा कि जो अदालती निजाम है वो मजीद पाकिस्तान की एग्जेक्टिव की गिरफ्त के अंदर होगा। ये तो है। और अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से ये जो इलेक्शन कमीशन की जो तकरीरी का भी मामला है कि अब उसमें अपोजिशन का रोल ही निकाल रहे हैं, वो भी वफाक के अंडर आ जाएगा। ऑलरेडी हमारे इलेक्शंस पे एक बहुत बड़ा सवाल होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फिर क्या ये इलेक्शंस होंगे और क्या ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं बन जाएगा? ब्लेटेंट तो फिर ब्लेटेंट और बोल्ड मूव्स तो बहुत ज्यादा है इसमें। देखिए, सवालिया निशान तो बहुत सी चीजें बनी हुई हैं और बन जाती हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ये सब किस मकसद के लिए किया जा रहा है। क्या तमाम चीजें जो कि उस मुजवजा मुसवदे के अंदर मौजूद हैं, क्या तमाम के ऊपर राय शुमारी होगी? क्या उनमें से कुछ चीजों पर लेदे होगी, ओमिट किया जाएगा कुछ चीजों को? ये बहुत अहम है, ये इसके अंदर बहुत अहमियत है। अभी तो जो चीजें हमारे सामने हैं वो ऐसी हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी जनरेट हो सकती है, उस पर डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये डिसएग्रीमेंट ना दूर हुआ तो फिर शायद कुछ चीजें कंसीड करनी पड़े हुक्मरान जमात को। शायद कुछ चीजें ऐसी हों जिन पर शायद उन्हें 10 की चीजें मुजवजा तरमीम रखी जाए और 5 पे कंसेंसस डेवलप हो। कंसेंसस के बगैर तो मेरे ख्याल में ये मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि एनएफसी और सूबों के इख्तियारात का मामला वफाक के पास आना तो फिर पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता आप कह लें 15 साल के बयानिए की हार होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट वो क्रेडिट लेती है कि सूबों के इख्तियार की मुंतकिली, 18वीं तरमीम, तो ये तो इस तरमीम 18वीं तरमीम में ही तरमीम की जा रही है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस सब पर ऑन बोर्ड है? देखिए, जो 18वीं तरमीम के बारे में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है वो तो नॉन नेगोशिएबल रहा है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से यही कहा है कि वो उस पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। माजी में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौक़िफ़ रहा है वो भी हमारे सामने है। लेकिन अगर इस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आती है तो वो भी एविडेंट हो जाएगी। फिलहाल तो कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्त समझते हैं कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा, और जो बात बिलावल साहब की पहले उनकी पोजीशन थी या पीपल्स पार्टी की पहले पोजीशन थी वही अपनी जगह मौजूद रही। तो आपको कोई रेजिस्टेंस नजर आएगी वहां से? पीपल्स पार्टी करेगी रेजिस्ट? जी, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी या फिर वो अपनी पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी तनख्वाह पर तो क्या, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस मामले के ऊपर रेजिस्ट भी करेंगे और शायद वो इस मामले के अंदर कुछ जो तरामीम आएंगी उसके अंदर मजीद तरामीम की गुंजाइश निकाल देंगे। हाँ, जिस चीज की अहमियत ज्यादा है वो शायद ये जो नजर आ रहा है उसके अलावा कुछ चीजें हों, शायद आने वाले दिनों के अंदर कुछ और चीजें रिवील हों। अब जब तक वो मुसवदा हमारे सामने नहीं आता, जो प्रपोज ड्राफ्ट है, तो इसके हवाले से फिलहाल तो क्या सराइयां ही की जा सकती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का इन तमाम मामलों से डिविएट करना भी एक बहुत बड़ी चीज होगी। और इस तरमीम में आप मौलाना का क्या रोल देख रहे हैं? क्या मौलाना साहब इस बार एक्टिव होंगे और क्या इस तरमीम जो है पार्लियामेंट की मुद्दत में भी इजाफा ज़ेरे गौर आ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट की मुद्दत के अंदर कोई, पार्लियामेंट की मुद्दत तो ऑलरेडी 5 साल है
बहुत से ममालिक के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस 4 साल के हैं, तो पार्लियामेंट की मुद्दत के हवाले से तो फिलहाल तो ये कियास राइयां हैं, इनमें कोई अहमियत हकीकत नहीं है। मौलाना साहब मैं नहीं समझता इस तरमीम के हक में होंगे, बल्कि उनका जो माजी में मौक़िफ़ रहा है, उनका तो ये ख्याल था कि 26वीं तरमीम में जो चीजें थी उनको निकाला गया है। मुनीब, पीटीआई की जानिब अब आ जाते हैं। अब ये जो फवाद चौधरी साहब का एक ग्रुप जो अचानक से एक्टिव हुआ है, तहरीक इंसाफ के लोग तो ये कह रहे हैं कि उनको लॉन्च किया गया है। सलमान अकरम राजा ने भी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद बताया कि शाह महमूद कुरैशी के भी यही जुमले थे कि ये अचानक आ गए, इनको मुसल्लत किया गया है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, अचानक क्यों ये जो साइडलाइन ग्रुप था वो अचानक से मंजर आम पर आ गया है और वो सियासी टेम्परेचर कम करने की बातें हो रही हैं, शाह महमूद कुरैशी को आगे लेकर आने की बातें हो रही हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के साथ ही हैं, मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई तब्दीली आएगी। लेकिन हाँ, ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि जो बातें फवाद चौधरी साहब या दीगर लोग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो हिमायत हासिल है जो, या वो मैंडेट हासिल है जिससे वो वाकई को हकीकी तब्दीली ला सकते हैं या मामलात को पेव कर सकते हैं। असल में मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है जो खराब है, उसमें कोई तब्दीली आज तक हो नहीं पाई। और ये जितने भी दोस्त कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक फ्यूटाइल एफर्ट ही है। इसके अंदर कोई इसका डिविडेंड मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमने पहले भी ये देखा कि माइनस इमरान खान का फॉर्मूला सामने आया गया कि जी शाह महमूद कुरैशी को लाया जाए, उनको कमान दी जाए और उनकी रिहाई होगी। फिर हमने देखा भी कि कुरैशी साहब की 9 मई केसेस में बरियत भी हुई। तो क्या ये मुमकिन है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इसी साल रिहा हो जाए? और एक और चीज़ जो साथ पैरेलल चल रही है कि कोई किंग्स पार्टी बनाई जाए जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग हों, एक अलग से बनाई जाए, कुछ ऐसा भी हो रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि फिलहाल कोई ऐसे किंग्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक एक बड़ी तगड़ी जमात है और अभी तक वो डिसमेंटलिंग उसकी नहीं हुई जिस तरह माजी में जमातों की होती रही है। और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रिसेंटली भी एग्जिबिट किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके वोटर सपोर्टर और एमपी साहिबान बिल्कुल यकजा है। फिलहाल उनका किंग्स पार्टी तो नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि किसी की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि इमरान खान साहब माइनस हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस इमरान खान साहब के अलावा तो कुछ नहीं है। और जो वोटर कनेक्ट है वो भी इमरान खान साहब से ही है। या तो इमरान खान साहब किसी को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर करें तो वो और बात है, वो भी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो कोशिशें माजी में की जाती रही हैं वो भी ठीक है, मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात जहां पहले खड़ी थी अब भी खड़ी है। हाँ, वो मार्जिनलाइज जरूर हो गई है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जो उनकी लड़ाई है पाकिस्तान की मुक्तदरा के साथ वो भी बहुत लंबी हो गई है। अनलेस कि उसमें कोई टर्न अराउंड हो, तब्दीली हो जाए मामलात, तो फिर उसमें बात हो सकती है। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। ठीक। मुनीब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी मामलात अभी तक मामूल पर नहीं आए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सूबे में ऑपरेशन का मामला है। और अब कल तो DGI-SPR की गुफ्तगू से तो बड़ा वाज़ेह पैगाम मिला है कि तालिबान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे बल्कि ताकत से अमन कायम करेंगे। आप इस सारे मामले पर क्या कहते हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो कल DGI-SPR ने गुफ्तगू की है वो बड़ी वाज़ेह की है कि जो पाकिस्तान की फौज का मौक़िफ़ है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से, वो पाकिस्तान के हुकूमत का भी है, वफाकी हुकूमत का है। और अगर ये जो सियासतदानों का टेरर ग्रुप्स के साथ या दहशतगर्दों के साथ या जराइम पेशा अफराद के साथ एक नेक्सस डेवलप रहा है, जब तक वो गवर्नेंस इंप्रूव नहीं करेंगे तो हालात बेहतर नहीं होंगे। अगर हालात खराब रहे हैं और उनमें कोई तब्दीली या बेहतरी नहीं आई है और ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई फायदा हासिल नहीं कर पाएगी इस निज़ाम से। और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ती हुई लड़ाई है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। क्योंकि बहरहाल आप जितनी भी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से लड़ ले, बात मेज पर ही बैठ के होती है। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाई और ना ही बदकिस्मती से बैरिस्टर गौहर खान साहब को ये मैंडेट हासिल है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए
या मामलात की बेहतरी के लिए कुछ चीजें नेगोशिएट कर सकें, ये इख्तियार भी उनके पास मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स इस वक्त मौजूद हैं, हर कोई अपनी बात करता है। जहां नुकसान या मसाइल का मामला है वो तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह पहले थे। ठीक, खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नर राज की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या कोई वफाक के हलकों में ऐसे किसी स्टेप पर गौर किया जा रहा है? कल DGI-SPR से भी ये सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत का काम है। देखिए, मैं नहीं समझता कि गवर्नर रूल या वो गवर्नर रूल तो खैर वो नाम का है, बेसिकली तो इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक करना है। वो कोई देरपा चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ आईनी तौर पर वफाक के पास एक इख्तियार जरूर मौजूद है कि आप आर्टिकल 234 को इन्वोक कर सकते हैं। जो सेंसिटिव मामलात हैं उनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, हालात को देखते हुए, अगर वाकई सुबह मामलात को चलाने से कासिर हो। बट डिपेंड करता है कि ये ऑप्शन एग्जॉस्ट किया जाता है या इसे लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर रखा जाता है। अगर एक्सरसाइज किया जाता है तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत मौजूद है वो बेशक जितनी मर्जी उसके मसाइल हों, लेकिन वो है तो एक बड़ी भारी मैंडेट वाली हुकूमत। तो इस तरह की जो कोई एक्सरसाइज है उसके बड़े इम्प्लीकेशंस होंगी और शायद हालात इतने काबू में ना रहें अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जाती है। थैंक यू वेरी मच मुनीब फॉर योर टाइम। गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। नाज़रीन, दुनिया भर में जंग बंदियों और सीज फायर के मुआहदे तो होते जा रहे हैं, मगर हालात काबू में आने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान इस तमाम सिक्योरिटी सूरत हाल में इसलिए अहम है कि पाकिस्तान जोग्राफाई लिहाज से इंतहाई आम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की हालिया ब्रीफिंग ने खित्ते के सिक्योरिटी डायनेमिक्स को एक बार फिर वाजे कर दिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान अब अफगान तालिबान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई करे या उन्हें पाकिस्तान के हवाले करे। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि बस बहुत हो गया, अब ताकत के बल पर अमन कायम किया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तुर्किया में पाक अफगान मुज़ाकरात के बाद भी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के वाकयात में कमी नहीं आई। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए किसी दूसरे मुल्क का मरहूने मिन्नत नहीं। ISPR के मुताबिक जिला किलात में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर मुअस्सर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में भारतीय सरपरस्ती के हामिल 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। पाकिस्तान से गैर मुल्की सरपरस्ती में की जाने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कौमी अज़्म है। इन बयानात ने न सिर्फ काबुल बल्कि नई दिल्ली में भी हलचल पैदा की है, क्योंकि साथ ही उन्होंने खबरदार किया है कि भारत समुंदर में इस दफा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और अगर भारत ने दोबारा कोई भी मुहिम जोई की, कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उससे पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतनाज़े बयान ने नई सफारती बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद मुमालिक खुफिया जोहरी तजर्बात कर रहे हैं। ये दावा आलमी ताकतों के दरमियान नए हथियारों की दौड़ के खदशात को बढ़ा रहा है। ऐसे में गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसराइल की जानिब से फलस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने के बिल की हमायत खित्ते में मजीद इस्तराब पैदा कर रही है। पाकिस्तान और इस्लामी मुमालिक ने इस्तांबुल में होने वाली मुलाकात में इसराइली जाहिरियत की मजम्मत और फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अमेरिका के साथ ताउन को इसराइल की हमायत से मशरूत करार दिया है। ये तमाम अवामिल मिलकर जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान को न सिर्फ मगरबी और मशरकी सरहदों पर बल्कि सफारती सतह पर भी नए चैलेंजेस का सामना है। जहां एक जानिब अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम पॉलिसियों का दबाव है तो दूसरी जानिब आलमी ताकतों के तेजी से बदलते अहदाफ खित्ते में ताकत के तवाजुन को खतरे में डाल रहे हैं। अमेरिकी सदर के जोहरी तजर्बात से मुतालिक बयान के बाद क्या पाकिस्तान पर नई आलमी दबाव मुहिम शुरू हो सकती है? सिक्योरिटी DGI-SPR का बयान के ताकत से अमन कायम करेंगे, इसके असरात क्या हो सकते हैं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सदीकी साहब। आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंडअप में। अतीब साहब, DGI-SPR के बयान में ताकत के बल पर अमन का जुमला बहुत अहम समझा जा रहा है। भारत में कल से शोर मचा हुआ है। आपके ख्याल में ये एक नई सिक्योरिटी पॉलिसी की झलक है? क्या अब हम सिर्फ एक्शन से ही जवाब देंगे, नो टॉलरेंस?
साजिया, ये बिल्कुल बयान जो है DGISPR का, हम कई सिर्फ कल नहीं, वो पहले काफ़ी अरसे से ये बयान दे रहे हैं कि अब हमारी जो है, अब हम इसको फर्दर टॉलरेट नहीं करेंगे। कई दिहाइयों से ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इंडियन फंडेड है, उसके सिलसिले में ये बहुत, आई थिंक पाकिस्तान ने और पाकिस्तान मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा अपना सब्र अपना किया है। और ये अब वक्त आ गया है कि जी इसको अब वंस एंड फॉर ऑल इसका हमें सोल्यूशन देखना होगा। अभी क्या आपको अंदाज़ा है कि सिर्फ ये DGISPR का ये जो बयान है कि जी अगर कुछ भी हुआ अब इस दफ़ा अफगानिस्तान की तरफ से, तो जो जवाब आएगा वो बहुत सख्त जवाब होगा। उसके सिलसिले में ऑलरेडी 19 अक्टूबर को सीज फायर के ऊपर टॉक्स हुई, वो आप सबके सामने कि उस टॉक्स में कितनी कॉम्प्लिकेशंस रही। फिर दोबारा वो क्या कहते हैं अपना तुर्किया ने और कतर ने कोशिश करके दोबारा इन टॉक्स को 30 अक्टूबर को किया, और अब कल परसों ये तीसरी दफ़ा ये टॉक्स होगी जिसमें कोई मैकेनिज्म डिफाइन किया जाएगा कि जी अगर ये चीज़ हुई तो क्या क्या उसकी पेनल्टीज वगैरह होंगी। अब देखना यह है कि ये वावेला भारत तो हर चीज़ पे ही उठाता है, तो उसको तो एक साइड पे कर दें। अब हमने क्या चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है कि आया ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, आया वो जो कमिटमेंट कर रहे हैं अपना टॉक्स के दौरान, वो उसको अपना निभा सकेंगे कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए कि मेरी ज़ाती राय में ये है कि तालिबान अफगानिस्तान जो है वो आपको सबको पता है कि ये बंदूक के जोर पे आए हैं। उनका कंट्रोल कुछ हिस्से पे है, कुछ हिस्से पे नहीं है। उनका कंट्रोल कुछ लोगों पे है, बहुत लोगों पे नहीं है। उनका कंट्रोल शायद अपने तालिबान ने अफगान जो है उनके टीटी जो अफगानिस्तान है उसके कुछ फैक्शंस के ऊपर कंट्रोल होगा, उसके अंदर भी कुछ फैक्शंस पे उनका कंट्रोल नहीं है। सारा सिलसिला ये देखने वाला है कि उनका कंट्रोल किन ग्रुप्स के ऊपर है। देखा यह जाता है कि जी जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, जब तक वो सोर्स ऑफ फंडिंग को नहीं रोका जा सकता, तो ये जो अपना टैक्स हैं या ये जो ग्रुप्स हैं, कोई तकरीबन 20-22 ग्रुप्स हैं इंडिया में जो कि ये फंडिंग हो रही है जिसकी इंडिया की तरफ से, ये फंडिंग को अगर रोका नहीं जा सकता, तो ये जो सीज फायर है इसको अपना कंट्रोल करना या इसको निभाना जो टीटी या अपना जो अफगान्स हैं उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग होगा। तो ये अब आई थिंक हमें कोशिश ज़रूर करनी पड़ेगी कि ये सीज फायर जो है वो इसके मुहर्रकात जो हैं वो अपना चलते रहें। फंडिंग तो भारत से डेफिनेटली हो ही रही है, $1 अरब की ऑफर भी हुई भारत की जानिब से, तो हाँ ये तो वो चीज हुई है जो कि क्या कहते हैं बज़ाहिर है, ठीक है। अब $1 अरब इज अ लॉट ऑफ मनी, हालांकि ये दिस स्प्रेड ओवर, ये कोई 7 साल के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ, लेकिन उसके अलावा जो कवर्ट तरीके से इनकी फंडिंग हो रही है इन ग्रुप्स की, अभी उससे ज़्यादा जो अपना जो ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि एम्बेसी इंडिया ने अपना फ़ाल कर लिया काबुल के अंदर। उससे ज़्यादा जो है परेशान कुन चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि अब वो तो एक एम्बेसी है, इन्होंने जो कॉन्सुलेट्स का एक भरमार पिछली दफ़ा भी की हुई थी, अभी भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया होगा कंदाहार में, और बहुत से इलाके हैं अफगानिस्तान में जिनमें ये ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुके हैं या करने वाले होंगे, लेकिन इनका जो फंडिंग का सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। इसके ऊपर बहुत हमें तो सर फिर इन दैट केस अगर अफगानिस्तान से बराह रास्त कोई अस्करी कार्रवाई का फैसला करता है तो उसके मुमकिना इलाकाई असरात क्या होंगे, क्योंकि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के वाकयात चाहे वो प्रॉक्सी के जरिए हो या बयानबाजी की हद तक, वो तो थम नहीं रहे। जी, वो ऐसे है कि ये अभी इसके ऊपर काफ़ी अपना गौर फिक्र हो रहा है, काफ़ी तज्ज़िये भी हो रहे हैं कि जी ये वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट दोनों को अगर क्या कहते हैं खोल दिया जाता है तो क्या पाकिस्तान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। शायद ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये हमारा जो क्या कहते हैं वेस्टर्न फ्रंट है अफगानिस्तान के साथ, ये कई दहाइयों से खुला हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यानी अभी जो हमारी जो अपना 2019 में इंडिया के साथ जो टाकरा हुआ, वो आपको अपना
पहलगाम के उसके उसके सिलसिले में, फिर पुलवामा के सिलसिले में 2019 में हुआ, पहलगाम का सिलसिला अभी आपके सामने हुआ है। तो ये ईस्टर्न फ्रंट जो भी वहां पे हमें कई दिहाइयों से हमें एंगेज किया हुआ है हमारी मिलिट्री को, राइट। लेकिन उसके बावजूद हमने, आपने जो मई के अंदर आपने जो इंडिया के साथ हमने हमारा जो टाकरा हुआ, सबने, सारी दुनिया ने देखा कि उनके साथ हमने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और क्या उसका नतीजा निकला। तो मेरे अपनी ज़ाती राय में ये ईस्टर्न फ्रंट हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है इसको रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि हम पिछले कई दिहाइयों से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस भी वहाँ पे डिप्लॉयड है, हम अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। सिलसिला ये है कि ये थम क्यों नहीं रहा है। थम इसलिए नहीं रहा, जैसे मैंने कहा कि एक तो फंडिंग इनकी नहीं रुक रही, जो सोर्स ऑफ फंडिंग है वो हम रोक नहीं सकते। इसमें अगर ये जो मीडिएटर्स हैं, ये कतर हो गया, तुर्किया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इनको जो इंडिया है उसके ऊपर इनको जोर देना पड़ेगा कि इसको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये आप जो है इससे कोई रीजन को बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। जो तरक्की होनी है रीजन के अंदर, जो कि अफगानिस्तान में या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जो चाइना भी करना चाह रहा है, वो इससे उसके बहुत नेगेटिव असरात हो रहे हैं। लेकिन अपना ये कहना आसान है, होना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान में उसके अलावा भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपना जो अब मैं बयान करना शुरू करूं तो वो आप समझ जाएंगी कि ये जितनी जहालत है इस वक्त अफगानिस्तान में, वो इट्स अराउंड क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट वहां पे सिर्फ 37% है, जो कि मेरा ख्याल है इससे भी बहुत कम है। जो लोग जी सर, आज वो जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी 143rd कंट्री में से ये 142 पे है। जी, और जो क्या कहते हैं गुर्बत की है, वो रिपोर्टेड है बिटवीन 80 to 83%। ये जो गुर्बत और जहालत की जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। वजह ये है, गुर्बत की वजह से लोग अवेलेबल है कुछ भी करने को, और जहालत का यह है कि ना उन्हें समझने की सलाहियत है, ना सोचने की। जिस तरफ से उनको ये जो अवार्ड लॉर्ड्स हैं वो लगा देते हैं, उस तरह से वो चल पड़ते हैं। लिहाजा ये इनकी रिसाइकलिंग की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है विद इन अफगानिस्तान। इसलिए बार बार हम DGP ISPR, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, एग्जैक्टली, द वॉर इज देयर इकोनॉमी, द इन शॉर्ट। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। सर, डायरेक्टली तो भारत ने जो भी टाकरा किया उसका जवाब भी हमने दे दिया, मई में सबने देख लिया। अब प्रॉक्सीज के थ्रू भारत जो है वो बदअमनी क्रिएट कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि बलूचिस्तान में डिफरेंट प्रॉक्सी के ग्रुप्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और ISPR की तस्दीक सामने आई है कि 4 दहशतगर्दों को हमने जानम वासिल किया है। आपके ख्याल में भारत इस बार सिर्फ प्रॉक्सीज का ही सहारा लेगा या बरह रास्त भी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि कल DGI ISPR ने कहा है कि भारत इस बार समुंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। जी, ये कोई सिलसिले चल रहे हैं, कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं, और ये बेसिकली इंडिकेशंस इसलिए आ रही हैं कि इस वक्त जो इंडिया एक क्या कहते हैं मेजर एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल में एंगेज्ड है, जिसमें नेवी का जो अपना पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या कहते हैं अब मई के वाक़या के बाद इंडिया अपना ज़रूर ये एक्सरसाइजेज जो कर रहे हैं, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। एक्चुअली पिछले 3 साल में 2 एक्सरसाइजेस तो आर्मी ने किया इंडिया के, कोई 39 नेवल एक्सरसाइजेस हो चुकी हुई हैं, कोई 21-22 एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस हो चुकी है। ये रूटीन की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बेसिस पे हम, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी मिलिट्री इनको मॉनिटर कर रही होती है, तो ये इस वजह से वो एक ख्याल पाया जा रहा है कि शायद कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें, बिकॉज इनका जो बिहार का इलेक्शन है वो भी अभी परसों मेरा ख्याल है उनकी पहली वोटिंग है, उसके बाद 11 को तीसरी वोटिंग है और 14 को उनका रिजल्ट आना बिहार के इलेक्शन का। तो बहुत से लोग तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि शायद ये एक्सरसाइज इसलिए होल्ड की गई है कि वो ताकि इसका जो पॉजिटिव असरात हैं वो उन इलेक्शंस के ऊपर भी आए। लेकिन ये हैविंग सेड दिस, मैं ये रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं, मैंने आपको पिछले 3 साल के नंबर्स दे दिए हैं। इसी तरीके से ये एक्सरसाइजेज सारी एयरफोर्सेज जो दुनिया की या आर्मी और नेवीज हैं, ये ट्राई सर्विसेज, अपना सिंगल सर्विस एक्सरसाइजेज
ये सारा साल ही चल रही होती हैं, किसी ना किसी सेक्टर में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज को चेक करना होता है, नई डॉक्ट्रिन्स, नए कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना होता है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि समंदर के रास्ते ऑपरेशन का मतलब तो फिर कराची पोर्ट है, तो क्या माजी में भी कभी समंदर के रास्ते पाक भारत कशीदगी हुई है? जी, पाक भारत की कशीदगी तो हुई है। आपको अभी मेघ में भी अंदाजा हो गया होगा कि ये अपना कैरियर ग्रुप जो है वो लेके आए सर हैं समंदर के रास्ते डिस्टेंस, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं कैरियर ग्रुप को वो अपना एक्सपोज करना। लेकिन उसके अलावा भी ये पॉसिबल है कि ये अपना हमारी जो अपना रिस्पांस मैकेनिज्म को टेस्ट करें, लेकिन उनको अंदाज़ा है कि हम लोग तैयार हैं, हमारी नेवी भी अलर्ट है, हमारी एयरफोर्स भी अलर्ट पे है, मिलिट्री आपको पता है हर वक्त अलर्ट पे रहती है। तो स्पेशली जब पड़ोसी मुल्कों में एक्सरसाइज चल रही होती है तो सारे उसके हमसाए मुल्क हमेशा अलर्ट पे चले जाते हैं टू मॉनिटर के इनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। तो ये कोई ये नहीं है कि हमें कोई सरप्राइज दे सकते हैं ये लोग। अच्छा सर, हालिया बरसों में फ़िज़ाई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की अपग्रेडेशन के बावजूद पाकिस्तान को अपने न्यू जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से मज़ीद कौन से ऐसे हथियार या तैयारे हैं जो चीन या दीगर ममालिक से लेने चाहिए? अच्छा, जो लेने चाहिए बेसिकली तो हमारा के साथ आपको पता है कि J-35 का एक सिलसिला चल रहा है। तो ये तो हम लोग अपना इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर अंदर उम्मीद है कि ये J-35 भी हमारी उसमें इन्वेंट्री पे आ जाएंगे। बाकी भी जो हमारे जो सिस्टम्स हैं EW से रिलेटेड हैं, रडार से रिलेटेड है, ये सारा वक्त हमारा एक वैल्यूएशंस चल रही होती हैं। अपना जो हमारे जो दुश्मन हैं उनकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए हम अपग्रेडेशन के एक मसलसल एक सिलसिला चल रहा होता है विद इन द डिफेंस फोर्सेस। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अब मैं ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम आराम से बैठ जाएं। हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी मिलिट्री बिल्कुल इस वक्त उनके एक एक चीज़ को मॉनिटर करती है। उनको मॉनिटर करने के लिए हम उसका जो काउंटर है उसके लिए अपना मिलिट्री जो है वो अपना एनालिसिस भी कर रही होती है, असेसमेंट कर रही होती है, और उसके हिसाब से फिर अपनी जो नई इक्विपमेंट्स हैं उसकी इंडक्शंस की तरफ भी मुतवज्जो हो। सर अभी रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल का भी तजर्बा किया है पाकिस्तान ने, क्या वो ये पाक अफगान तनाज़े में कहीं ना कहीं ये यूज़ हो सकता है? जी दोबारा बोलें, आप फिर आवाज़ कट गई थी शुरू का पार्ट जो है ना आपका बिल्कुल आवाज़ का पता नहीं चल रहा है। दोबारा बोलेंगे प्लीज़। सर पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी कामयाब एक तजर्बा किया है, तो क्या वो भी पाक अफगान इस तनाज़े में कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है? अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये क्या कहते हैं अफगानिस्तान की कोई ऐसे टारगेट्स हैं जिसको हम अपना दूसरे वेपन्स के साथ न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। बिकॉज अफगानिस्तान का जो सिलसिला जो डिफेंस कैपेबिलिटी वो बेसिकली या जो मिलिट्री है इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर। बाकी तो उनकी जो आर्मी है वो आप सबको पता है कि उनकी क्या कैपेबिलिटी, एयरफोर्स है ही नहीं। तो वो तो मेरे हिसाब से हाइपरसोनिक अगर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, बट कीपिंग अब जो उनके टारगेट्स हैं वो इस किस्म के टारगेट्स हैं नहीं जिसके ऊपर हाइपरसोनिक की रिक्वायरमेंट नजर आ रही है इस वक्त। सर कल ट्रम्प साहब ने भी एक इंटरव्यू में न्यूक्लियर टेस्टिंग के हवाले से बड़ा एक इम्पोर्टेंट बयान दिया है कि मुख्तलिफ ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी है वो टेस्टिंग कर रहे हैं। अमरीकी सदर के खुफिया जोहरी तजर्बात से मुतालिक इस बयान को आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी है? नहीं, अपना शर्जिया बेसिकली ट्रम्प साहब जो हैं वो आपको पता है कोई ना कोई स्टेटमेंट्स वो अपना इस किस्म की दे देते हैं, और उसमें उन्होंने ये पाकिस्तान का नाम भी लिया है, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं चीन का नाम भी लिया है, उसमें रशिया का नाम भी लिया, और बेसिकली वो अपनी जो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग को जस्टिफाई करने के लिए शायद इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट अदरवाइज उनको भी पता है, दुनिया को भी पता है, IAEA जो है जो मसलसल मॉनिटर करती है एनी न्यूक्लियर टेस्टिंग दुनिया में कहीं पे भी हो रही है, उनको अंदाज़ा पता चल जाता है रेडिएशन वगैरह से। तो अगर इस तरह की कोई बात होती है तो सबसे पहले तो IAEA जो है वो सबसे ज़्यादा शोर मचाती है कि जी इस इलाके में ये न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है। तो ये बिल्कुल ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, इसमें कोई मेरा ख्याल है कुछ इसको सीरियस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सच।
ठीक। तीप साहब, माजी में भी पाकिस्तान पर एटमी दबाव बढ़ाने की कोशिशें होती रही हैं वैसे, और फिर कोई ना कोई डील सामने आती है। अभी ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर भी अमेरिका ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। अगर आलमी दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान अपनी सफारती पोजीशन को कैसे मुस्तहकम रख सकता है? क्योंकि अभी रिसेंटली ईरान ने तो कह दिया हुआ है कि वो अपनी जौहरी तंसीबात को दोबारा से तामीर करेगा। देखो, ईरान और पाकिस्तान के जो जोरी अब जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ इस सेंस में है कि ईरान अभी कोशिश कर रहा था, एनरिचमेंट उन्होंने कुछ कर ली थी कि शायद ये इसको, और दुनिया का ख्याल था कि शायद ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहते हैं, ये उन्होंने ये अटैक्स उनके ऊपर, ईरान के ऊपर कर दिया। हम इससे बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। आपको अंदाजा है कि हमारे पास एक आर्सेनल है, वी हैव इनफ वॉर हेड्स, और वो सेफ्टी जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं न्यूक्लियर अपना एसेट्स की, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, उससे बेहतर ही हमारे सेफ गार्ड्स हैं। वो सब सारी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है इस चीज़ को। और हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो मैच्योर्ड फैसिलिटीज़ हैं, वो वेल गार्डेड फैसिलिटीज़ हैं। तो कोई भी मुल्क जो है वो कभी भी क्या कहते हैं किसी ऐसे मुल्क के ऊपर अपना ये कोई कोशिश करे उसको न्यूट्रलाइज करने की, वो कर सकते ही नहीं है, क्योंकि उनको रिस्पॉन्स का डर होता है। ये अमेरिका और रशिया का 1962 में इसी तरह का वो एक कोशिश थी, या कि भाई हम अपना रशियन न्यूक्लियर वॉरहेड जो कि क्यूबा के ऊपर डिप्लॉयड थे उनको न्यूट्रलाइज करें। लेकिन जब जनरल्स ने उनके कह दिया था कि ये हम 100% गारंटी दे ही नहीं सकते, हम इसको न्यूट्रलाइज करने लगे तो वो तो अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक अमेरिका के ऊपर। तो ये न्यूक्लियर जो अपना आपकी जो प्रोग्राम होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सेफ, आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। उसके जो अब हर मुल्क के थ्रेशोल्ड्स डिफरेंट हैं, वो सबको पता है कि जी इनके थ्रेशोल्ड्स को अगर आपने डिस्टर्ब किया तो ये न्यूक्लियर किसी भी मुल्क का न्यूक्लियर के थ्रेशोल्ड्स को आप वायलेट कर जाते हैं तो उसके ऊपर वो मुल्क जो है वो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन। बट सर समहाउ खित्ते में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर असरात तो पड़ते हैं। जैसे अभी ईरानी सुप्रीम कमांडर के बयान ने अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में एक नई दूरियां खींच ली हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक इसराइल की हमायत बंद नहीं की जाती। और दूसरा, उन्होंने अपनी तंसीबात के दोबारा तामीर का भी तो ऐलान किया है। तो इसके फिर पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि अभी राइट नाउ पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान इज लीडिंग और वो जितना रेलेवेंट हुआ है इस खत्ते में। देखिए, ईरान जो है वो आपको पता है कि हमेशा से एक अपना सॉवरेन कंट्री के तौर पे अपने प्रोग्राम्स को और अपनी जो पॉलिसीज को वो अपना अनाउंस भी करती है, और उनको दे वेरी वेल डिफाइंड। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, सबको पता है कि ईरान के उसके बारे में क्या मतलब ख्यालात हैं। ईरान उससे पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने बहुत ज्यादा इसकी कीमत अदा की है, वो कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हैं। उसके आपके सामने ही है कि इतना बड़ा उनके ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने उनको ये धमकी भी दी हुई है कि अगर इन्होंने दोबारा कोशिश की न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाने की। हालांकि ईरान हमेशा कहता रहा कि जी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल और सिविलियन पर्पसेस के लिए है, लेकिन इनको खदशात हैं, अमेरिका को खदशात थे, तो उन्होंने इसके ऊपर अपना उनको न्यूट्रलाइज किया, उनके जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान आपके सामने मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी, जी वो तो फिर से कह रहा है बिल्कुल, के बावजूद, सैंक्शन मिलने के बावजूद वो अपनी जगह पे कायम है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान आपको पता है कि 6 से 10 मई के बाद से पहले का पाकिस्तान और उसके बाद का पाकिस्तान पूरी अपने दुनिया में एक उसका मकाम जो है उसने अपना मकाम हासिल किया है। एक्नॉलेज करती है दुनिया हमारी इनसिग्निफिकेंस को, हमारी अपना कैपेबिलिटीज को। तो वो और ये भी उनको अंदाजा है कि हमारा अपना कोई इन्फ्लुएंस है अपना क्या कहते हैं ईरान के ऊपर, हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश की जा सकती है। उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान एक सॉवरेन स्टेट है, वो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो अब कोशिश की जा सकती है, उनको समझाने की कोशिश की जा सकती है भाई आप इस तरफ मत जाएं क्योंकि इसमें नुकसानात ज्यादा हैं। लेकिन एक कौम के निस्बत से वो उनके अपना इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं अपना पॉलिसी है, जिसके ऊपर हम
आई डोंट थिंक हम उसको हावी नहीं हो सकते, समझा बिल्कुल सकते। ठीक है। हर मुल्क की अपनी एक सॉवरेन स्टेट की अपनी एक पॉलिसी होती है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल लतीफ सदीकी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज की प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।